साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी और बहुत ही उत्तम चल रही है। यूपीएससी 2021 इस बार इस परीक्षा को किसी भी तरीके से कितनी भी कोशिश करनी पड़े, कोशिश करके मेहनत करके पढ़ करके निकालनी ज़रूर है। मैं हूं देवदत्त मिश्रा और आपको आपके अपने कोचिंग जंक्शन के चैनल पर यूपीएससी बैच के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं मूल विधि में हम लोग दंड संहिता पढ़ चुके हैं, भारतीय दंड संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में भी कल हमने देखा था, कुछ धाराओं वगैरह के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। आज उस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से और क्या महत्वपूर्ण है। दंड प्रक्रिया संहिता में आप देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग 350 से ज़्यादा धाराएं हैं, लेकिन जब आप पिछले वर्ष के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि बमुश्किल जो है कभी एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता हो तो ठीक है, नहीं तो दंड प्रक्रिया संहिता पर सीधा कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना, पूछा नहीं जा रहा है। तो अब जब पूछा नहीं जा रहा है तो कोशिश करेंगे कि हम जो महत्वपूर्ण टर्म हैं, जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं, केवल उनको ही समझें। अपना सर जो है इसके अलावा जो अन्य बातें हैं उनमें खपाएं, उनमें मेहनत करें, क्योंकि एटलीस्ट अधिकतम सीआरपीसी से अगर प्रश्न आना है, सीआरपीसी की मैं बात कर रहा हूँ तो एक आना है, और पूरी मूल विधि से लेकर के लगभग 10 से 12 प्रश्न आना है, ठीक है ना। इसमें कुछ तो ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे और कंट्रोवर्शियल रहेंगे, ऐसे मुद्दे उनसे पूछे जाते हैं सीधे 4 से 5 सवाल। और 4-5 से सवाल जो है ऐसे होते हैं जो भारतीय दंड संहिता, पर्यावरण, महिलाओं, बच्चों और इन सबसे सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी जो है एक सवाल दंड प्रक्रिया संहिता से आ जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि इस पर कितनी मेहनत की जानी है, ठीक है ना। एक प्रश्न आने की संभावना रहती है तो उस एक प्रश्न के लिए हमें कितना मेहनत करना है। मेहनत तो करना ही, ऑब्वियसली हमें छोड़ना नहीं है। जो महत्वपूर्ण है, जो संभाव्य है, उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। ढेर सारे प्रतियोगी छात्र जो है तैयारी कर रहे हैं, लाखों लोग हैं, उन लाखों लोगों में से लगभग 10,000 से कम सीट है। तो हम लोग जो है तैयारी को अपने कमतर नहीं करेंगे, जितना भी महत्वपूर्ण और संभाव्य है उसको पढ़ करके एनालाइज करके एकदम कंठस्थ कर लेंगे, ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 1 थी उसमें उसके नाम के बारे में बताया गया था, संक्षिप्त नाम, विस्तार और कहाँ कहाँ जो है उसका प्रवर्तन है, इस बारे में धारा 1 में बताया गया था। धारा 2 में कुछ परिभाषाएं बताई गई थी जिसको हम लोगों ने देखा था, और यह देखा था कि अपराध जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है जमानती अपराध, दूसरे को बोला जाता है अजमानती अपराध, और तीसरा हम लोगों ने देखा था कि इन दोनों के अलावा एक को बोलते हैं संज्ञेय अपराध और दूसरा बोलते हैं असंज्ञेय अपराध, ठीक है ना। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के अपराध हो जाते हैं। उसमें हमने ये जाना था कि जमानती अपराध ऐसे होते हैं जिनमें जो है अभियुक्त को जमानत दिया जा सकता है, और अजमानती ऐसे अपराध होते हैं जिनमें अभियुक्त को जमानत नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना। संज्ञेय अपराध ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस का कोई भी अधिकारी उस घटना को कारित करने वाले व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार कर सकती है, उसके लिए किसी न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि पुलिस के पास गिरफ्तार करने के लिए 2 ऑप्शन होता है, या तो न्यायालय का वारंट हो कि आप इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाइए, या वह व्यक्ति उसकी नज़र में क्या किया हो, संज्ञेय अपराध किया हो, ठीक है ना। ये इन 2 मामलों में पुलिस क्या कर सकती है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। तो देखेंगे, उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता में और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है ना, और आपकी परीक्षा के लिए, हमारी परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से बन सकता है, ठीक है। बाकी तो आप दरोगा बनेंगे तो इसका जो है दंड प्रक्रिया संहिता आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। चाहे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद में प्रशिक्षण प्राप्त करें, या जो है शहीद गुलाब सिंह लोधी उन्नाव में प्रशिक्षण प्राप्त करें, दोनों जगहों पर इन सब कानूनों के विस्तृत
चर्चा आपके साथ की जाएगी, एक एक धारा के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा जितनी भी आपकी ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है ना। लेकिन हमें इस समय क्या करना है, इसके कॉन्सेप्ट्स जो है परिचित होना है, ठीक है ना। धारा 41 बहुत महत्वपूर्ण धारा है CRPC की, जो बताती है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। अभी मैंने इसकी चर्चा कर दी है आपके साथ कि पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को 2 केस में गिरफ्तार कर सकती है, या तो जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय से आदेश मिला हो, जिसको क्या कहते हैं वारंट, या अब दूसरा कौन सा बचता है, दूसरा कुछ कंडीशंस बचती हैं जिसमें जो है पुलिस बिना वारंट के भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के बारे में धारा 41 में विस्तार से बताया गया है, ठीक है ना, कि कौन सी परिस्थिति में क्या घटित होगा जब पुलिस को न्यायालय के आदेश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह स्वतः अपने विवेक से सामने वाले व्यक्ति को क्या कर सकेगा, गिरफ्तार कर सकेगा, ठीक है ना। तो मैं उसमें से आपको कुछ समझा दे रहा हूँ जो प्रायः समीचीन है, ठीक। जैसे पहला काम ये हो कि जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के सामने, ठीक है ना, किसके सामने, पुलिस अधिकारी का कहने का मतलब पुलिस का कोई भी व्यक्ति हो, उसके सामने क्या करे, संज्ञेय अपराध कारित करे। कैसे अपराध कारित करे, संज्ञेय अपराध, ठीक है ना। अब कौन कौन से अपराध संज्ञेय हैं, कौन कौन से अपराध असंज्ञेय हैं, इसके बारे में भारतीय दंड संहिता में लिखा गया है। जैसे हत्या क्या है, संज्ञेय अपराध है, ठीक है ना। डकैती क्या है, संज्ञेय अपराध है। लूट करना क्या है, संज्ञेय अपराध है। मारपीट करना संज्ञेय अपराध नहीं है, मारपीट करना क्या है, असंज्ञेय अपराध है, ठीक है ना। तो पुलिस का अधिकारी किसी भी व्यक्ति को अगर वह उसके सामने संज्ञेय अपराध कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को वह क्या करेगा, सीधा गिरफ्तार कर लेगा। गिरफ्तार करने के लिए उसे किसी न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन यह है कि जब किसी पुलिस अधिकारी को यह सूचना मिले, सूचना को जो है इस दंड प्रक्रिया संहिता में इत्तिला बताया जाता है कि जब किसी पुलिस अधिकारी को इत्तिला मिले कि किसी व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध कारित कर दिया है, ठीक है, और पुलिस के उस अधिकारी को यह विश्वास हो जाए कि हाँ सही में इस व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध कारित किया है, तो भी पुलिस क्या करेगी, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है ना। 2 केस हो गया। पहला केस क्या बना, जब पुलिस अधिकारी अपनी आंखों के सामने देखे किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध कारित करते हुए तो उसको गिरफ्तार कर लेगी। दूसरा, जब वह देखे कि वह व्यक्ति, दूसरा जब उसके पास सूचना आए कि किसी व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है और वह मौके पर जाए तो उसको यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि हाँ इसी व्यक्ति ने जो है संज्ञेय अपराध किया होगा, तो भी वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा, ठीक है। तो ये 2 मोटी मोटी बातें हैं। वैसे कुल मिलाकर के इसमें 10-12 कंडीशन दिया गया है, लेकिन मोटी मोटी बात यही है, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए, किस में आता है, धारा 41 के अधीन ये कंडीशंस दिया गया है, ठीक है ना। धारा भूल जाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये कंडीशन याद रखना आवश्यक है, ठीक है। धारा 41B यानी धारा 41ख में बताया गया है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे, ठीक है ना। गिरफ्तारी की प्रक्रिया यह होगी कि कोई भी पुलिस अधिकारी जाएगा तो जिसको गिरफ्तार करना है उसको बताएगा कि मैं फला आदमी हूँ, मेरा नाम ये है। वैसे भी किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए यह नियम है कि वह यूनिफॉर्म में रहे अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहा है, ठीक है ना। हालांकि कुछ मामलों में ये कंडीशन, इन कंडीशनों की छूट दी गई है, लेकिन प्रायः जनरली यह बात है कि पुलिस अधिकारी क्या रहेंगे, यूनिफॉर्म में रहेंगे और उनका नाम, उनका बैच नंबर उनके वर्दी के यूनिफॉर्म पर अटैच्ड होगा, ठीक है ना, जिससे आम व्यक्ति को पता चल सके कि किसने गिरफ्तार किया है, ठीक है ना, किस पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है। तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा, मैं गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूँ और उस अधिकारी के कर्तव्य के बारे में बता रहा हूँ। जब भी कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाएगा तो सबसे पहले उस व्यक्ति को सूचित करेगा, अपना नाम, अपना पद और क्यों गिरफ्तार कर रहा है इस बात की सूचना देगा।
कभी कभी यह सूचना देना अनिवार्य नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार कर रहा है। ठीक, इसके बाद, इतना करने के बाद वह अधिकारी उस व्यक्ति के किसी सगे संबंधी, नात रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी को भी बताएगा कि मैं इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जा रहा हूँ। ठीक है ना, इतना सूचना देना पुलिस के लिए आवश्यक होता है। ठीक, ऐसा इसलिए होता है ताकि जो है ये न हो कि इस व्यक्ति का अपहरण हो गया और फिर लोग दौड़े कि ये व्यक्ति कहाँ गया। ठीक है ना, तो गिरफ्तारी करने से पहले क्या होगा, पुलिस अधिकारी को अपना नाम बताना होगा। दूसरा, किसी उसके सगे संबंधी को यह बताना होगा कि मैं इसको गिरफ्तार करके ले जा रहा हूँ। और एक जो है ज्ञापन टाइप का होता है, जिस ज्ञापन पर वह अभियुक्त के हस्ताक्षर वगैरह करा करके सामने वाले व्यक्ति का भी हस्ताक्षर करा लेता है। ठीक है ना, जनरली व्यवहारिक दृष्टिकोण में इसका पालन नहीं हो पाता है, क्योंकि पुलिस के काम बड़े जटिल होते हैं, लिखा पढ़ी से जो है कहीं ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन यह प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता में समझाई गई है। धारा 41D बताती है, अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है 41D। यह बताती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ कर रही है, उससे पूछताछ कर रहा है, तो उस व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वह अपने वकील से मिल सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कई वेब सीरीज़ वगैरह में, कई फिल्मों में जो है, जब बड़े रसूखदार व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं तो वो सीधा पुलिस से कह देते हैं कि मैं बिना अपनी वकील से मिले कुछ भी नहीं बोलूँगा। आपने देखा होगा फिल्मों में। ठीक है ना, उसका कारण यह है कि एक अधिकार गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को दिया गया है कि वह पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता यानी वकील यानी एडवोकेट से मिल सकता है। ठीक है ना, उसके वकील से उसकी मुलाकात करने दी जाएगी। ठीक है ना, जिससे वह व्यक्ति क्या करे, कानूनी सलाह प्राप्त कर सके। ठीक है ना, तो धारा 41D में यह गिरफ्तार किए व्यक्ति के पास क्या है, सुविधा है कि वह अपने पसंद के वकील से मिल सकता है। ठीक है ना, उसका पसंद का वकील जो है आया है तो वह उससे मुलाकात कर सकता है। ठीक है ना, यह पुलिस के लिए अनिवार्य है कि ऐसे व्यक्ति की उसके वकील से मुलाकात होने दे। ठीक, धारा 58 अत्यंत महत्वपूर्ण धारा ये भी है। अभी मैंने आपको बताया कि पुलिस जो है 2 मामलों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगी। एक तो जब उसको ऐसा करने के लिए किसी न्यायालय से वारंट मिला हो, गिरफ्तार करने का आदेश मिला हो। दूसरा क्या हो, जब संज्ञेय अपराध या कुछ अन्य घटनाएं कारित किया हो, परिशांति वगैरह भंग किया हो, तो भी जो है पुलिस अधिकारी क्या कर सकेगा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। धारा 58 यह बताता है कि वारंट के अलावा न्यायालय के आदेश के बिना अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसकी सूचना जो है डीएम, जिसको बोलते हैं जिला मजिस्ट्रेट, को देनी अनिवार्य है। या डीएम अगर अपने अधीन एसडीएम को इस बात के लिए प्राधिकृत किया है तो इसकी सूचना एसडीएम को देना अनिवार्य है। ठीक है ना, वारंट के बिना अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो इसकी सूचना डीएम या एसडीएम को जो है ज़रूर इसकी रिपोर्ट जिसको बोलते हैं ना, रिपोर्ट इसकी ज़रूर भेजी जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो है एक नया सिस्टम आ गया है जिसको बोलते हैं कमिश्नरेट सिस्टम। आपने देखा होगा कि कमिश्नरेट सिस्टम जो है कुछ दिनों से बड़ी चर्चा में है। इसको हिंदी में कमिश्नरी प्रणाली बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े ज़िलों में, आपके उत्तर प्रदेश में ही आपने देखा होगा, लखनऊ में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति होने लगी है। ठीक है ना, किसकी नियुक्ति होने लगी है, पुलिस कमिश्नर की। पुलिस कमिश्नर कहने का मतलब पुलिस के अधिकारी को ही यह मजिस्ट्रेटियल दायित्व भी अगर सौंप दिया जाए तो सीधा जो है इन सब मामले का सीधा काम किससे मतलब रह जाता है, केवल पुलिस से मतलब रहता है। उसको प्रशासन के अधिकारी जैसे डीएम एसडीएम आदि से जो है बात नहीं करनी पड़ती है। ठीक है ना, गिरफ्तारी की सूचना सीधा किसको देनी होगी, पुलिस कमिश्नर को देनी होगी।
लेकिन इसमें बड़ा विवाद चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे जो है पुलिस निरंकुश हो जाएगी, पुलिस के पास ज़्यादा पावर हो जाएंगे, इसलिए जो है इनको प्रशासनिक अधिकारी से जोड़े रखना आवश्यक है। ये विवाद का विषय है। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली से बड़ी सुविधा हो जाएगी, पुलिस बिल्कुल फ्री हो जाएगी, पुलिस को किसी के पास जो है जाना नहीं पड़ेगा, जो डिसीजन पुलिस लेगी उस डिसीजन को पुलिस फॉलो करेगी, पुलिस के पास वो पावर होगा। तो ये सब अलग प्रणाली है। लेकिन आपको यह जानना आवश्यक है कि थाने का भार साधक अधिकारी एसओ या एसएचओ जो भी होगा, उसका यह कर्तव्य होगा कि अगर बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो ऐसे व्यक्ति की सूचना जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए उप जिला मजिस्ट्रेट को जरूर दिया जाए। ठीक है। इसके बाद 2 धाराएं और आती हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, धारा 107, धारा 116। जब आप फील्ड में जाएंगे तब आप पाएंगे कि पूरी सीआरपीसी में सबसे महत्वपूर्ण धारा 107, 116 और 151 है। ठीक है ना, 107, 116 और 151 है। जब आप फील्ड में काम करने लगेंगे तब आपको यह बात पता चलेगी। 107 और 116 का काम यह है कि लिखा तो है अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। शब्द जरा सा जटिल है, ठीक है ना, शब्द जरा जटिल है। मैं इसको व्यवहारिक रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ, आप जरा समझिएगा। पुलिस का काम मैंने आपको बताया है पहले भी कि 2 होता है। एक तो होता है अपराध घटित हो जाने के बाद उस अपराध की जांच करना, पीड़ित को न्याय दिलाना और अपराधी को सज़ा दिलाना। एक पहला काम ये हो गया। दूसरा पुलिस का काम होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब हो गया अपराध घटित होने से रोकना। ठीक है ना, जहां अपराध घटित होने की संभावना हो उस पर भी पुलिस को काम करना है, उसको भी क्या करना है, पुलिस को रोकना है। ठीक है। अपराध कारित हो गया तो उसकी जांच तो करनी ही करनी है, मुकदमा लिखना है, व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, पीड़ित को न्याय दिलाना है, ये सब तो करना ही करना है। लेकिन एक चुनौती ये भी है कि अपराध होने से पहले प्रयास यह करना है कि अपराध न होने पाए। ठीक है। तो उसके लिए पुलिस क्या करेगी, जैसे पुलिस के जो अधिकारी होते हैं, जैसे आप थाने स्तर पर चले जाइए तो आपने थाने स्तर पर देखा होगा कि सब इंस्पेक्टर होते हैं। सब इंस्पेक्टर के साथ साथ जो है कांस्टेबल वगैरह जो है फील्ड में काम करते हैं। इनको जो है एक क्षेत्र दे दिया जाता है। ठीक है ना, इन सबको एक क्षेत्र आवंटित कर दिया जाता है। दरोगा के लिए पूरा क्षेत्र क्या कहा जाता है, हल्का कहा जाता है सामान्य भाषा में। और इन हल्कों में कई सारे कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाती है, जिसको बोला जाता है बीट। क्या बोला जाता है, बीट। बीट का मतलब सिर्फ ये है कि कुछ गाँव की जो जिम्मेदारी है वो एक खास कांस्टेबल को दे दी जाएगी। उस कांस्टेबल की यह जिम्मेदारी होगी कि इतने गाँव में होने वाले किसी भी अपराध को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। ठीक है ना, यह कांस्टेबल का दायित्व होगा। इसी प्रकार से पूरे क्षेत्र का, पूरे हल्के की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, एसआई की हो जाएगी, सब इंस्पेक्टर की हो जाएगी। ऐसे करके एक थाने में लगभग 4-6 हल्के जो है बटे रहते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से पुलिस की प्रणाली काम करती है। अब एक कांस्टेबल के प्रति मान लीजिए 10 गाँव की जिम्मेदारी है कि इन 10 गाँव में मुझे अपराध नहीं होने देना है। ठीक है, मुझे क्राइम नहीं होने देना है। तो कांस्टेबल क्या करेगा, कांस्टेबल यह करता है कि गांव-गांव में प्रायः टहला करता है। अब तो व्यवस्था थोड़ी सी आधुनिक हो गई है, नहीं तो पहले क्या होता था, पुलिस कांस्टेबल अगर क्षेत्र में निकल जाते थे तो वहीं गांव में ही टिक जाते थे। कहीं उनके यहाँ भोजन किए, वहाँ टिक गए, उस गांव से फिर उधर निकले टिक गए, मतलब वो थाने पर वापस लौटते ही नहीं थे। लेकिन अब व्यवस्था थोड़ा सा दूसरी हो गई है। हर कांस्टेबल सोने के लिए थाने पर ही आ जाता है, या थाने से सटा जो उसका आवास होता है उस पर आता है। तो वह क्या करता है, उस 10 गाँव में घूम करके यह पता लगाने की कोशिश करता है कि यहाँ कोई जो है गैरकानूनी गतिविधि तो नहीं चल रही है, कहीं गांजा वाजा तो नहीं बन रहा है, कहीं अवैध शराब तो नहीं बन रही है, कहीं झगड़ा मारपीट तो नहीं हो गई है। मतलब पूरा उत्तरदायित्व किसका होता है, उस कांस्टेबल का होता है उन 10 गाँव के संबंध में। अब वो यह देखेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अपराध होने से पहले भी उसको क्या करना है, रोकना है। तो कांस्टेबल यह देखेगा कि जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है किसी गांव में
ज़मीन वगैरह का मसला है, या दो पक्ष हैं ए और बी, दोनों में तनातनी है, इस पक्ष के किसी लड़के ने बी पक्ष के किसी लड़के से मारपीट कर दी है, गाली गलौज कर दी है, और पूरी संभावना यह है कि अब जो है मारपीट हो जाएगी, गोली चल जाएगी, या कुछ भी जो है घटित हो सकता है। ऐसी संभावना आपने देखा होगा गांव में कभी कभी बन जाती है दो पक्षों में। तो अगर ऐसी संभावना बनती है, ठीक है ना, अगर ऐसी संभावना बनती है कि दो पक्षों में मारपीट हो सकती है, दो पक्षों में जो है लाठी गोली चल सकती है, कुल मिलाकर के शांति भंग हो सकती है, तो इस स्थिति में उस कांस्टेबल का कर्तव्य होगा कि ऐसे व्यक्तियों की सूचना वह जो है थाने पर आकर के धारा 107 और 116 में दर्ज करके किसको भिजवाए एसडीएम के पास, ठीक है ना। कहाँ भिजवा दे? एसडीएम के पास, कि इन दो व्यक्तियों मतलब ए और बी में क्या हो जाना है, झगड़ा होने की बहुत प्रबल संभावना है। तो एसडीएम क्या करता है, एसडीएम जो है दोनों पक्षों को नोटिस या समन जारी करता है, ठीक है ना, दोनों पक्षों को नोटिस या समन जारी करता है। समन का मतलब होता है बुलावा पत्र, एक जाएगा लीगल नोटिस कि आपको एसडीएम के सामने 12 तारीख को पेश होना है, ठीक है ना। वहाँ पेश होकर के उनको यह बताना रहेगा, ए को भी और बी को भी, कि हम मारपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। किसके सामने? एसडीएम के सामने हम मारपीट नहीं करेंगे, और हम दोनों इनके साथ साथ जो है दो जमानतदार इनके और 2 जमानतदार इनके जाएंगे, और ये भी बताएंगे कि हाँ हम ए को मारपीट होने से रोकेंगे, बी को मारपीट होने से रोकेंगे। तब क्या करेगा एसडीएम, दोनों से बंद पत्र पर, जमानत पत्र पर हस्ताक्षर करवा करके छोड़ देगा, ठीक है ना, कि आप दोनों मारपीट नहीं करिएगा, वरना जो है स्थिति बुरी हो जाएगी। अगर ये दोनों कहेंगे कि नहीं हमें मारपीट करना ही करना है, तब तो तुरंत दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन दोनों उस सक्षम अधिकारी के समक्ष यह कहते हैं कि हम मारपीट नहीं करेंगे, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा कई मामलों में देखा गया है कि लोगों को जो है डर लग जाता है कि नहीं भाई अब इस पर जो है पुलिस अधिकारियों की कड़ी नज़र है, अगर हम अपराध करेंगे तो हमको ये सज़ा मिल जाएगी। तो कई मसलों में देखा गया कि यह पद्धति क्या रही है, क्राइम रोकने में कारगर रही है। तो इसलिए जो है 107 और 116 के तहत जो है कांस्टेबल का यह कर्तव्य होगा, जब आप अधिकारी बनेंगे, सब इंस्पेक्टर बनेंगे, तो आपको इस धारा की वैल्यू समझ में आएगी, कितना महत्वपूर्ण धारा है, ठीक है ना, कि ऐसे व्यक्तियों को क्या कर सके, पाबंद कर सके, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा। धारा 107 और 116 का सीधा सा मतलब ये है कि अपराध होने से पहले, जहां अपराध होने की संभावना है, ऐसे व्यक्तियों को क्या करें, वह प्रतिभूति भरवा ले, गारंटी भरवा ले कि हम आप अपराध नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, एसडीएम के सामने कुछ रुपए का मुचलका भरते हैं कि अगर हमने अपराध कारित किया तो हम जो है इतना जुर्माना देंगे और हमको ये दंड से दंडित तो किया ही जाएगा। तो उसकी गारंटी जो है वो क्या देते हैं, धारा 107 के अधीन देते हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया होगा। 107 और 116 का मतलब आपको ये समझ आया कि क्राइम होने से पहले उस पुलिस का अधिकारी क्या करेगा, उन दोनों व्यक्तियों को पाबंद कर देगा, और एसडीएम क्या करेगा, उन दोनों पक्षों से प्रतिभूति यानी गारंटी ले लेगा कि ये दोनों मारपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर एसडीएम को लगेगा कि ये दोनों मारपीट कर सकते हैं तो एसडीएम दोनों को क्या कर सकता है, जेल भेज सकता है, ठीक। अन्यथा की स्थिति में क्या करेगा, उनसे गारंटी लेकर के छोड़ देगा, ठीक। अब एक धारा आती है 144, इसके बारे में अभी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं धारा 151 के बारे में। लिखा गया है संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। अब जैसे पुलिस अधिकारी को यह समझ में आ गया कि भैया ए और बी दोनों में इतना ज़्यादा टेंशन है कि अब जो है अपराध हो ही जाएगा, अब जो है शांति भंग हो ही जाएगी, तो पुलिस के पास यह पावर होगा कि वह ए को भी
बी को भी, या जो जो संभाव्य हो, जिस भी व्यक्ति के ये संभावना हो कि वह जो है परिशांति भंग करेगा, उसको गिरफ्तार करके एसडीएम के सामने क्या कर देगा, हाजिर कर देगा। ठीक है ना, किसके सामने हाजिर कर देगा, एसडीएम के सामने। यानी पुलिस के पास यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह अपराधी हो या अपराधी न हो, लेकिन अगर उसको समझ में आए कि हाँ ये व्यक्ति जो है अपराध कारित कर सकता है, संभाव्य है, तो संभाव्य होने का मतलब यह है कि पुलिस के पास यह मतलब डिसीजन लेने का अधिकार आ जाता है, या विवेक हो जाता है, विवेक लेने का अधिकार हो जाता है कि यह व्यक्ति अपराध कारित कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो कुल मिलाकर के पुलिस के पास क्या आ गया, पावर आ गया निर्णय लेने का कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार करके कहाँ ले जाएगा, एसडीएम के सामने पेश करेगा। एसडीएम देखेगा कि क्या स्थिति है, अगर स्थिति उसको खतरनाक लगेगी तो वह जेल भेज देगा, जेल भेजने का आदेश देगा। अगर स्थिति खतरनाक नहीं लगेगी तो फिर वही जमानतदार आएंगे, वो तो व्यक्ति रहेगा है, उसके साथ गांव के 2 लोग और आएंगे, कहेंगे कि हाँ हम इस व्यक्ति को अपराध नहीं होने देंगे। तो 2 व्यक्ति इस पक्ष से, 2 व्यक्ति इस पक्ष से जमानतदार आए, दोनों को लिवा करके चले जाएंगे, मतलब जमानत पर छूट जाएंगे। कुल मिलाकर के यह जो है बंधन में बांधने की प्रक्रिया होती है कि अपराध होने से रोका जाए। किसी को जेल में बंद कर देंगे, क्यों बंद कर देंगे, भाई अपराध तो उसने किया ही नहीं, संभावना ही तो है, तो अपराध की संभावना पर जेल में बंद करना उचित नहीं होता। इसलिए लगभग 95 से 98% केसों में जमानत मिल जाती है, क्योंकि संभावना ही है। ठीक है ना, क्राइम तो हुआ नहीं, संभावना ही है। ठीक, तो यह जो धारा है यह पुलिस के लिए रामबाण है। जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि धारा 151 क्या है, आपके लिए रामबाण है। आपके पास ऐसा पावर है कि आप जो है अपने क्षेत्र में अपराध रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और पावर क्या चाहिए आपको। किसी भी व्यक्ति को आप अपने संभावना से आप डिसीजन लेकर के जो है गिरफ्तार कर सकते हैं, गिरफ्तार करके न्यायालय में क्या कर सकेंगे, पेश कर सकेंगे। ठीक है ना, तो यह जो है पुलिस के अधिकारी के पास पावर होगा। सीआरपीसी की धारा 151 यह पावर दिया है कि संज्ञेय अपराध अगर हो जाना संभावित है तो उसको रोकने के लिए वह क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं धारा 144 पर। धारा 144 के बारे में आप सुनते बहुत हैं, जैसे कहते हैं अखबारों में निकलता है कि आज वहाँ 144 लग गई है। तो 144 लगने का मतलब यह है कि वहाँ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मजिस्ट्रेट ने कुछ आदेश दे दिया गया है, कुछ प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है ना, सामान्य प्रचलन में 144 की जो भी बात आती है, जैसे आप प्राय सुनते ही हैं, टीवी में सुनते हैं, अखबार में सुनते हैं कि यहाँ जो है माहौल गर्म था, धारा 144 लागू कर दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया, ये लगा दिया गया, वो लगा दिया गया। ये सब लगाने की जो क्षमता है उसका मतलब यह है, यह धारा 144 सीआरपीसी के तहत बात की जा रही है कि अगर न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले आ जाएं तो ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट के पास आदेश जारी करने की शक्ति होती है। किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है ना, किसके पास जारी करने की शक्ति होती है, मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट क्या क्या आदेश जारी कर सकता है, मजिस्ट्रेट बहुत कुछ आदेश जारी कर सकता है। अगर उसको लग जाए कि खतरा इतना बड़ा है कि यहाँ किसी भी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए तो वह जो है कर्फ्यू तक की घोषणा कर सकता है। कर्फ्यू का मतलब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर नहीं निकलेगा। और क्या, देखते ही गोली मारने का आदेश भी जारी कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति दिखा तुरंत उसको गोली मार दीजिए। कुल मिलाकर के मजिस्ट्रेट के पास धारा 144 के तहत ये पावर दिया गया है कि वह उस क्षेत्र में अशांति रोकने के लिए, बड़े खतरे रोकने के लिए कुछ भी डिसीजन ले सकता है अपने विवेक के अनुसार। तो आप देखे होंगे कि प्रायः किसी क्षेत्र में धारा 144 जब लागू हो जाती है तो उसका सामान्य अर्थ यह होता है कि 5 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं चलेंगे, 5 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं चलेंगे, मतलब एक जगह पर एक साथ 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। ठीक है ना, ताकि क्या हो सके, ताकि किसी भी अपराध की संभावना को कम किया जा सके।
यह प्रायः तभी लागू होता है जब किसी जन भावनाओं को लेकर के उस क्षेत्र में क्या हो, तनातनी हो, ठीक है ना, उस क्षेत्र में क्या हो, टेंशन हो, लगातार यह संभावना हो कि माहौल बिगड़ सकता है, दंगा हो सकता है, ये हो सकता है, कोई बड़ी घटना हो सकती है। तो ऐसी घटना को रोकने के लिए धारा 144 के तहत मजिस्ट्रेट जो है आदेश जारी कर सकता है। एक आदेश यह जारी कर सकता है कि 5 से मतलब कह लीजिए कि भीड़ नहीं एकत्र होगी। भीड़ एकत्र न होने का मतलब एक साथ एक जगह पर 5 से ज़्यादा व्यक्ति खड़े नहीं होंगे, 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं चलेंगे। कभी कभी वह कर्फ्यू की भी घोषणा कर सकता है, जैसा उसको उचित लगे। ज़्यादा गंभीर परिस्थिति को देखते हुए गोली मारने का भी आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट के पास जो है उस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए इतनी शक्ति जो है सीआरपीसी द्वारा दी गई है। तो आपने सीआरपीसी की इन महत्वपूर्ण धाराओं को जाना और कुल मिलाकर के बेसिक बात यह जानी कि सीआरपीसी के जरिए ही किसी पुलिस अधिकारी को, मजिस्ट्रेट को और अन्य कानून प्रक्रिया में जुड़े हुए व्यक्तियों को ताकत मिलती है, पावर मिलता है, अधिकार मिलता है कुछ भी करने का, ठीक है ना। न्यायिक प्रक्रिया अपनाने की जो ताकत मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सीआरपीसी से मिलती है। तो सीआरपीसी का जो यूपीएसआई के लिए लगभग जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो पूरी हो गई हैं। इस पर जो है हमारा अगला प्रयास रहेगा कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके साथ कराऊं। तो तब तक के लिए बने रहिए कोचिंग जंक्शन के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।